इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे प्रिवेंटिव केयर थ्रू आयुर्वेदा। जैसा कि सबको पता है कि आयुर्वेद का जो सिद्धांत है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि जो हमारा प्रथम प्रयोजन है कि स्वास्थ्य की रक्षा हम कैसे करेंगे। तो आज के मॉड्यूल में हम जानेंगे कि हम आयुर्वेद के द्वारा कैसे अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य रक्षा में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, एक दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, आचार रसायन है और आहार है। तो जो चार महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनका नियमित रूप से पालन करके हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। दिनचर्या यानी कि डेली रेजिमेन, ऋतुचर्या सीजनल रेजिमेन, आचार रसायन कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड आहार डाइट। तो ये चार महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ की। तो द healthy status of a person is often disrupted by unhealthy lifestyle, diet, physical activities, emotions and behaviors। तो किसी भी मनुष्य के जो स्वास्थ्य के में जो है बाधक कारण क्या क्या होते हैं, एक तो उसकी लाइफ स्टाइल है, दूसरा उसका आहार है, तीसरा उसकी फिजिकल एक्टिविटी है, चौथा इमोशंस हैं और बिहेवियर है। तो ये 4 से 5 चीज़ें हैं जो किसी भी मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। और आयुर्वेद जो है, जो आइडियल वे ऑफ लाइफ कॉल्ड स्वस्थवृत्ति, इसके माध्यम से स्वस्थवृत्ति के माध्यम से हमको वेलनेस को प्राप्त करने में मदद करता है। दिस रिलेट टू फिजिकल साइकोलॉजिकल एंड सोशल डायमेंशंस। तो जो भी ये चीज़ें हैं इनसे हमको फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल सभी चीज़ों में हमको मदद मिलती है। द रिकमेंडेशंस आर मेनली कैरेक्टराइज्ड एज दिनचर्या, डेली रूटीन, ऋतुचर्या, सीजनल रूटीन, आचार रसायन एंड सद्वृत्त एंड आहार। तो सबसे पहले हम देखेंगे दिनचर्या क्या होती है, यानी कि डेली रेजिमेन क्या होते हैं। तो एक होता क्या है कि जब भी किसी का पर्सन का सर्केडियन रिदम होता है, हर एक का एक अलग अलग सर्केडियन रिदम होता है और इसको नेसेसरी होता है कि हम इससे अपने को कनेक्टेड रखें, यानी कि हमारा रिदम बिल्कुल मेंटेन्ड रहे। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम जो हमारा सोने जागने का जो है टाइम बिल्कुल सही हो। तो वेकिंग अप क्या होता है कि अर्ली राइजिंग प्रेफरेबली बिफोर सनराइज, राइज इज कंसिडर्ड द आइडियल टाइम। हमको सुबह होने से पहले समय से उठ जाना चाहिए, तो हमारा उठने का जो है सबसे बेस्ट टाइम होता है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेंटेन ए गुड सर्केडियन रिदम। अगर हम जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं तो इससे हमारा सर्केडियन रिदम जो है काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है। और इससे क्या क्या फ़ायदा मिलते हैं, तो हेल्प्स इन क्लियरिंग ऑफ बाउल्स। ये हमारा जो है सुबह अगर उठते हैं तो हमारा पेट साफ रहता है, सही रहता है। Environment is calm and pleasant and is considered right time for yoga, meditation, exercise and study। अगर हम सुबह उठते हैं तो सुबह का जो वातावरण है बिल्कुल शांत होता है और बहुत जो है आनंददायक होता है, और यह सही समय होता है योग मेडिटेशन के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए और हमारे अध्ययन के लिए। और सुबह उठना इस मामले में भी फ़ायदेमंद होता है कि हमको दिन भर की जो भी हमारी योजनाएं हैं, प्लानिंग्स हैं और रूटीन वर्क्स हैं उनको व्यवस्थित करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। सुबह उठते ही सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। कितना, 500 से 700 ml। और कैसा होना चाहिए और इससे क्या फ़ायदा मिलता है, तो हम इसको देखते हैं कि इट हेल्प्स इन इजी इवैक्यूएशन ऑफ बॉवल एंड प्रिवेंट डिजीज ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। सुबह का जो हम पानी पीते हैं इससे काफ़ी हद तक हमारा जो है पेट साफ़ हो जाता है और यह हमारे जो है यूरिनरी सिस्टम की डिजीज़ को, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की डिजीज़ को, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को काफ़ी हद तक प्रिवेंट करता है। हनी और अदर हर्ब्स लाइक तुलसी, मिंट, जिंजर एंड टर्मेरिक में बी एडेड टू द वाटर फॉर ड्रिंकिंग। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कि सादा पानी पसंद नहीं है, तो वो अपने पानी में चाहे तो थोड़ी मात्रा में शहद, तुलसी या अदरक या पुदीना या हल्दी, जो उनके इच्छा के अनुसार थोड़ी मात्रा में मिक्स करके ले सकते हैं। बॉइल्ड एंड कूल्ड ल्यूक वार्म वाटर मे बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग इन
rainy cold seasons. Likewise, warm water otherwise according to season and requirement of the persons may be used. अगर मौसम जो है ठंडा हो या बारिश का हो तो ऐसे मौसम में हल्का सा गुनगुना या गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी हम ले सकते हैं। पानी के बाद बात करते हैं दंत धावन की, यानी कि सुबह सुबह जब हम सो के उठते हैं तो सभी लोग लगभग ब्रश करते हैं। तो ब्रश कैसे करना चाहिए? तो ब्रशिंग ऑफ टीथ इट शुड बी एसेंशियली डन ट्वाइस डेली, यानी कि हर एक व्यक्ति को जो है सुबह और शाम कम से कम 2 बार ब्रश अवश्य करना चाहिए। अर्ली इन द मॉर्निंग आफ्टर इवैक्यूएशन ऑफ बाउल एंड एट बेड टाइम आफ्टर हैविंग मील्स। सुबह में जब आप का पेट साफ रहे, यानी कि आप जब टॉयलेट से आ जाएं और रात में खाना खाने के बाद जब आप बिस्तर पे जाएं, तो ये 2 समय जो होते हैं सबसे ज़्यादा उपयुक्त होते हैं ब्रश करने के लिए। ब्रश में आप क्या क्या ले सकते हैं? तो आजकल तो सिंथेटिक प्लास्टिक के ब्रश आते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप नीम का, बबूल का, खदीर का, पीलू का, इन सबों का ब्रश यूज करें। तो ये आपके जो है दांतों की मजबूती के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जो ब्रशिंग होता है इससे फ़ायदा क्या मिलता है कि हेल्प्स इन मेंटेनिंग ओरल हाइजीन, इम्प्रूव्स टेस्ट परसेप्शन, इम्पार्ट्स ए सेंस ऑफ प्योरिटी एंड लाइटनेस एंड प्रोमोट्स ओरल हेल्थ। तो जो ब्रश करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला तो है कि ओरल हाइजीन, यानी कि मुंह को हमेशा साफ़ सुथरा रखता है। इम्प्रूव्स टेस्ट परसेप्शन, जो हमें खाने की जो स्वाद होता है किसी भी चीज़ कोई फल हुआ या मीठा हुआ तो उसके स्वाद को बनाए रखता है। इम्पार्ट्स ए सेंस ऑफ प्योरिटी एंड लाइटनेस एंड प्रमोट्स ओरल हेल्थ, और हर तरीके से जो हमारे मुंह को शुद्ध रखता है। आफ्टर ब्रशिंग टीथ गम शुड बी मसाज्ड विथ क्लीन इंडेक्स फिंगर एंड थंब। तो ब्रश करने के बाद जो है अपने मसूड़ों को अपनी उंगली से, इंडेक्स फिंगर से हल्का सा मसाज करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे जो मसूड़े जो है मजबूत होते हैं। द पेस्ट मेड अप ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स लाइक त्रिकटु, त्रिफला, त्रिजातक एंड हनी कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर ब्रशिंग। तो अगर हम पेस्ट नहीं यूज कर रहे हैं तो पेस्ट की जगह पे हम त्रिकटु का, त्रिफला का, त्रिजातक को शहद में मिक्स करके उसका जो पेस्ट बनाकर उसको ब्रश के लिए हम यूज कर सकते हैं। ओरल हाइजीन में और क्या क्या होता है? क्लीनिंग ऑफ टंग, जिह्वा निर्लेखन। ब्रश करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिह्वा को साफ करना चाहिए, और साफ़ करने के लिए जो हमने पौधे यूज किए हैं ब्रश करने के लिए, तो जनरली उसी से हमें अपने जिह्वा को साफ़ कर लेना चाहिए। इससे जो हमारी जो टेस्ट सेंसेशन है काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती है। जिह्वा ने लिखने के बाद कवल और गंडूस को धारण कर लेना चाहिए। कवल गंडूस से मतलब है गार्गलिंग या माउथ रिंसिंग से। तो इसके लिए हम त्रिफला का या हल्का सा गुनगुना पानी या हल्का सा नमक वाला पानी या घी या तिल का तेल या दूध, कुछ भी जो हमारे पास अवेलेबल हो या जो हमें पसंद हो उसके अनुसार हम कवल और गंडूस कर सकते हैं। और ये दोनों कवल और गंडूस जनरली ब्रश करने के बाद ही प्रयोग करना चाहिए, और इससे जो है हमारे जो है जबड़े मजबूत होते हैं, हमारी जो मुख जो है उस मुख की शुद्धि हो जाती है, हमारी आवाज़ साफ़ होती है, और जो स्वाद लेने की क्षमता है वो हमारी पहले से बेहतर होने लगती है। मुंह के बाद बात करते हैं आँखों की केयर की। तो आँखों को कैसे साफ़ करना चाहिए? तो आँखों को साफ़ करने के लिए सिंपल क्लीन वाटर या त्रिफला का जो है काढ़ा बनाकर ठंडा करके ले सकते हैं, या दूध से ले सकते हैं। तो इन चीज़ों से हम अपनी आँखों को साफ़ कर सकते हैं। या त्रिफला का काढ़ा बनाने के लिए क्या करना होता है कि हम जो है त्रिफला के पाउडर को थोड़ी सी मात्रा में 1 से 2 चम्मच 150 से 200 ml उसमें पानी में रात भर रख दें, और सुबह जो है छान कर उसी के पानी से हम आप आँखों को धो सकते हैं। धोने के बाद अंजन, किस किन चीज़ों का अंजन लगा सकते हैं? तो जैसा कि हमारे जो ट्रेडिशन में है कि हम लोग काजल हमेशा लगाते हैं या सुरमा लगाते हैं, तो इसको बनाने के लिए हम गाय का घी ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं, या एरंड के तेल से हम इसे बना सकते हैं। और बहुत जगह हमारे जो देश के अलग अलग हिस्सों में कई जगह पे है जस्मीन यानी चमेली के फूल से बनाया जाता है, कई जगह बादाम से बनाया जाता है, कई जगह एरंड से बनाया जाता है, कई जगह देसी घी से बनाया जाता है। तो जो जहाँ के ट्रेडिशन है उसके अनुसार हम अंजन बनाकर उसका आँखों में प्रयोग कर सकते हैं। और
अंजन का प्रयोग किन स्थितियों में नहीं करना चाहिए? अगर हमारी आँखों में कोई इन्फेक्शन हो या इंजरी हो तो उस समय जो है हमको अंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमेशा अंजन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारे जो है आँखों की जो है दृष्टि जो है तीव्र होती है। उसके बाद अंजन के बाद नस्य लेना चाहिए। नस्य से जो है हमारी सूंघने की क्षमता जो है काफ़ी प्रबल होती है। नस्य किस किन चीज़ों से ले सकते हैं? हम देसी घी से ले सकते हैं, या तिल के तेल से ले सकते हैं, या अड़ू तेल से ले सकते हैं। और इसको लेने से जो है हमारे जो है आँख और सिर के रोग और गर्दन के ऊपर के जितने भी ऊर्ध्वजत्रुगत रोग होते हैं उससे हमको लाभ मिलता है। इसके अलावा दिस प्रिवेंट्स द डिजीज ऑफ हेड एंड नेक, प्री मैच्योर ग्रेइंग एंड हेयर फॉल, जो हमारे बाल समय से पहले पकने और झड़ने की समस्या होती है उससे हमको मुक्ति मिलती है। प्रमोट्स गुड स्लीप, हमारी नींद को अच्छी लाने में मदद करता है। एंड इट्स आल्सो हेल्पफुल इन कंडीशंस लाइक टॉर्टिकोलिस, फेशियल पैल्सी, लॉकजा एंड माइग्रेन्स। और इन सब के अलावा यह जो है ग्रीवावात यानी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, फेशियल पैल्सी में और माइग्रेन में काफ़ी हद तक लाभ पहुंचाता है। लेकिन इसके भी कुछ कंट्राइंडिकेशंस हैं कि अगर हमें क्रोनिक साइनोसाइटिस का हो, इन्फेक्शन हो, या अगर वे कोई व्यक्ति बार बार मूर्छित हो रहा हो तो ऐसे केसेज में जो है नशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्यायाम कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए? तो फिजिकल एक्सरसाइज शुड बी डन एवरी डे इन अकॉर्डेंस विद द हेल्थ स्टेटस, एज, बॉडी स्ट्रेंथ, हैबिट एंड क्लाइमेट। तो व्यायाम के जो है करने के जो भी निर्देश दिए गए हैं तो हमें हर उम्र में, उम्र के अनुसार, ऋतु के अनुसार, काल के अनुसार और जितना हमारे पास बल हो उसके अनुसार हमें प्रतिदिन व्यायाम का अभ्यास करना चाहिए। कितना देर तक करना चाहिए? तो इसके बारे में आयुर्वेद में कहा गया कि जब तक आपके माथे पर पसीने की बूंदें ना आ जाए। तो जब जब पसीने की बूंदें माथे पे आ जाए तो हमको व्यायाम बंद कर देना चाहिए। और व्यायाम के तुरंत बाद हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो एक्सरसाइज इमीडिएटली आफ्टर फूड व्हेन अफ्लिक्टेड विथ डिजीज सच एज कफ, डिस्निया, एमेसिएशन, ब्लीडिंग शैल बी अवॉइडेड। यानी कि खाना खाने के तुरंत बाद हमें व्यायाम नहीं करना चाहिए, या अगर हमें खांसी, सर्दी, जुकाम, सांस लेने में समस्या हो, या बहुत जो है व्यक्ति दुर्बल हो और रक्तस्राव हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम के बाद अभ्यंग यानी कि बॉडी की मसाज कैसे करनी चाहिए? तो इट शुड बी स्पेशली डन ऑन हेड, ईयर्स एंड फुट, विशेष रूप से माथे पे, कान के आसपास और पैरों की मसाज करनी चाहिए। और किससे करनी चाहिए? तो इसके लिए हम तिल का तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं, नारियल तेल ले सकते हैं। और कब करना चाहिए? तो प्रिफरेबली इन द मॉर्निंग ऑन एम्प्टी स्टमक आफ्टर क्लियरिंग द बावेल, यानी कि जब सुबह हमारा पेट साफ रहे, टॉयलेट से आने के बाद जो है हमें पैरों की मसाज या सर की मसाज करनी चाहिए और लगभग 15 से 30 मिनट तक हमें मसाज करनी चाहिए। फ़ायदा क्या होता है इससे? तो अभ्यंग से हमें फ़ायदा यह मिलता है कि डेली प्रैक्टिसेस ऑफ अभ्यंग नरिशेज द बॉडी, इम्प्रूव्स लस्टर एंड कम्प्लेक्शन ऑफ स्किन, प्रिवेंट्स एंड मैनेज पेन, इन्फ्लेमेशन, डिलेज द एजिंग प्रोसेस, प्रमोट्स गुड स्लीप एंड डिलेज डिजनरेटिव चेंजेज। यानी कि इससे जो है हमारे शरीर का पोषण होता है, जो हमारे शरीर की त्वचा होती है उसकी कांति बढ़ती है, उसका तेज बढ़ता है, और अगर कहीं आपके दर्द है, सूजन है तो वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। जो हमारी एजिंग प्रोसेस है यानी कि जो हमारी वृद्धावस्था तेज़ी से आने वाली होती है तो उसको डिले करता है। प्रमोट्स गुड स्लीप, हमें अच्छी नींद लाने में मदद करता है, और जो भी हमारे शरीर में डिजनरेटिव चेंजेज होते हैं उनको डिले करता है। व्यायाम के बाद उद्वर्तन। उद्वर्तन का मतलब होता है कि हम किसी पाउडर से या किसी पेस्ट से, पाउडर का हम पेस्ट बनाकर तेल में उससे मसाज करते हैं। तो इसके लिए हम ग्रीन ग्राम यानी मूंग का पाउडर ले सकते हैं, बार्ली जौ ले सकते हैं, त्रिफला का पाउडर ले सकते हैं, इनमें से किसी भी एक को ले सकते हैं। और इसको अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस लगे तो हम किसी भी तेल के साथ मिक्स करके उसके हम उद्वर्तन कर सकते हैं। और इससे हमें फ़ायदे क्या होते हैं कि इट प्रोमोट्स स्ट्रेंथ, इम्प्रूव सर्कुलेशन, कम्प्लेक्शन एंड इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग फैट। इससे हमें मजबूती मिलती है और हमारे जो है सर्कुलेशन को बढ़ाता है, त्वचा की कांति को बढ़ाता है, और जो फैट ज़्यादा है यानी जो मोटे लोग हैं उनके फैट को भी कम करने में मदद करता है। बाथिंग देखते हैं कि स्नान कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो स्नान करने के लिए बताया गया कि यूजुअली वाटर विथ नॉर्मल टेम्परेचर शुड बी यूज्ड, यानी कि जब भी हम नहाने जाएं तो हम एक सामान्य तापमान का पानी हम यूज करें।
और इट इन डिजीज्ड पर्सन वाटर फॉर बाथिंग में बी प्रोसेस टू सुटेबल मेडिसिन सच एज त्रिफला और नीम डिकॉक्शन इन द स्किन डिजीज। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको त्वचा संबंधी कोई रोग हो तो उसके लिए हम मेडिकेटेड वाटर का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि त्रिफला से सिद्ध जल हो सकता है या नीम के से सिद्ध जल हो सकता है। स्नान से में फ़ायदे क्या होते हैं कि इस स्टिमुलेट्स डाइजेशन, ये हमारी जो है जठराग्नि को बढ़ाता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, हैज एन अफ्रोडिसियक इफेक्ट, यह वाजीकरण को बढ़ाता है। इंक्रीज लॉन्गेविटी, हमारी उम्र को बढ़ाता है यानी जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। स्ट्रेंथन्स द बॉडी, शरीर में मजबूती लाता है। प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम एक्सर्शन, थकान को दूर करता है। फटीग एंड ड्राउजीनेस एंड रिलीव्स इचिंग एंड बर्निंग सेंसेशन, अगर शरीर में कहीं हमारे खुजली होती है, जलन होती है तो उससे आराम मिल जाता है। बाथिंग में भी अवॉइडेड आफ्टर मील इन फीवर, इन डाइजेस्टिव डिजीज ऑफ ईयर, नोज एंड थ्रोट एट्सेट्रा। When bathing is contraindicated, a cloth dipped in lukewarm warm may be used for sponging. तो कुछ ऐसी भी स्थितियाँ होती हैं जब हमें नहाना मना होता है, बाथिंग हमारे लिए यूजफुल नहीं होता, बेनिफिशियल नहीं होता। तो उसमें मेनली है कि अगर हमें बुखार आ रहा हो या हमें मंदाग्नि हो, पाचन हमारा सही नहीं हो या आँख नाक कान गले के रोग हो, तो ऐसी स्थिति में नहाना मना किया जाता है। और इस स्थिति में जब नहाना मना होता है, बाथिंग इज कंट्राइंडिकेटेड, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए कि कोई भी कपड़ा जो है पानी से गीला करके और उससे हमारे शरीर की स्पॉन्जिंग कर लेना चाहिए, तो वो भी जो है नहाने के बराबर ही फ़ायदा देता है। अब बात करेंगे नींद की। तो नींद से हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है। तो नींद क्या करता है कि टू मेंटेन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड वर्क एफिशिएंसी, अगर कोई भी आदमी ठीक से नहीं सो पा रहा है तो वो फिजिकली और मेंटली जो है एफिशिएंट नहीं हो सकता। इसलिए अगर प्रॉपर हम नींद ले रहे हैं तो हम अपने सारे दैनिक कार्यों को हम ठीक कर सकते हैं। और आइडियल ड्यूरेशन क्या होना चाहिए कि 8 से 10 घंटे बच्चों के लिए और 6 से 8 घंटे एडल्ट्स के लिए, इतना तो मिनिमम हमें सोना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं सो पाते हैं तो इससे बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। सोने के बारे में क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इसको पे हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर जो आई बटन क्लिक करके आप देख सकते हैं। सोने का जो डायरेक्शन होना चाहिए लेफ़्ट लेटरल पोजीशन, यानी कि बाएं करवट सोने से जो है पाचन शक्ति हमारी ठीक रहती है और नींद अच्छी आती है। गोइंग टू स्लीप इमीडिएटली आफ्टर फूड एंड स्लीपिंग ड्यूरिंग डे टाइम शुड बी अवॉइडेड, खाना खाने के तुरंत बाद जो है सोना नहीं चाहिए और जनरली दिन के समय नहीं सोना चाहिए। डे स्लीप इज इंडिकेटेड इन मॉडरेशन ड्यूरिंग समर, दिन में सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में सोना चाहिए, इसके अलावा किसी भी ऋतु में दिन में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दिन में सोने से कई सारी बीमारियां जो है उत्पन्न हो जाती हैं। वॉशिंग ऑफ हैंड फीट एंड फेस एंड फूड मसाज 5 to 10 ml वार्म ऑयल फॉर 5 to 10 minutes इंड्यूस स्लीप, अगर आपको नींद नहीं आती है तो हाथ पैर और चेहरे को थोड़ा सा धोकर मसाज करने से जो है काफ़ी अच्छे तरीके से नींद आने लगती है। तो ये तो थी दिनचर्या कि हमें कब कैसे नहाना चाहिए, सोना चाहिए, भोजन करना चाहिए। दिनचर्या के बाद आते हैं ऋतुचर्या, सीजनल रिजिमेन, यानी कि जो हमारी ऋतुएं होती हैं, जो जनरली 6 ऋतुएं बताई गई हैं, तो इन ऋतुओं के अनुसार जो है हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और कैसे रहना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में हर ऋतुओं के अनुसार खाने पीने रहने की चीज़ें बताई गई हैं। और अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हम कहीं ना कहीं से रोगों को निमंत्रण देते हैं। तो कितनी ऋतु होती है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 2 काल होते हैं हमारे यहाँ, आदान काल और विसर्ग काल। आदान काल यानी उत्तरायण और विसर्ग काल यानी दक्षिणायन। आदान काल में जो सूर्य है उत्तर दिशा में होता है और विसर्ग काल में दक्षिण की तरफ चला जाता है। तो आदान काल में 3 ऋतुएं होती है, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, और विसर्ग काल में वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे सारे इंग्लिश मंथ भी दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं कि कौन सा मंथ जो है किस ऋतु में आता है। अब किस ऋतु में कौन सा भोजन करना चाहिए इसको हम डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेमंत और शिशिर ऋतु, जो कि मिड नवंबर से मिड मार्च तक होता है, और यह जो ऋतु है विशेष रूप से जाड़े वाली ऋतु होती है जिसमें ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भोजन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो भोजन में जो है सबसे पहले देखेंगे क्या खाना चाहिए, तो इसके लिए आंगटुआ स्वीट सोर एंड साल्टी फूड न्यूट्रिशस डाइट। तो ज़्यादा चिकनाई वाले, मधुर रस के
अम्ल रस के और लवण रस के, इन चीज़ों का हम सेवन इस ऋतु में ज़्यादा करना चाहिए। और जो भी डाइट लेना चाहिए न्यूट्रिशियस लेना चाहिए, यानी काफ़ी ज़्यादा पोषण से युक्त लेना चाहिए। और इस ऋतु में चूँकि जठराग्नि प्रबल होती है तो हम ज़्यादा भी खाना खा सकते हैं और हमारी जठराग्नि उसको पचाने की क्षमता रखती है। रेसिपीज मेड विथ घी, ऑयल, ब्लैक ग्राम एंड व्हीट फ्लोर, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, शुगर केन जूस, जगरी आर एडवोकेटेड इन सीजन। चूँकि हमारी जठराग्नि प्रदीप्त रहती है तो इस ऋतु में हम जो है घी का तेल, मूंग, गेहूँ, दूध या जिससे बने जितने भी चीज़ें हैं, मांस, तो इसका सेवन हम भरपूर मात्रा में कर सकते हैं। इससे हमें कोई समस्या नहीं आएगी। क्या नहीं खाना चाहिए इसमें कि फूड्स सच इज लाइट, कोल्ड एंड ड्राई विच एग्रीवेट्स वात। तो ऐसे भोजन जो बहुत हल्के हों, ठंडे हो या बहुत सूखे हों, जिनसे वात प्रकोप होता हो, तो ऐसे भोजन का सेवन इस ऋतु में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए? तो इस ऋतु में यानी कि जो जाड़ी की ऋतु है उसमें हमको कैसे कपड़े पहनना चाहिए, तो इसके बारे में बताया कि वियर सॉफ्ट एंड वार्म क्लोथिंग, जो हमारे कपड़े हो मुलायम हो और काफ़ी गर्म हो, यानी कि उलन कपड़े हो। कीप द हाउस वार्म, जहाँ हम रहते हो वो घर बिल्कुल कमरा गर्म रहता हो। बॉडी मसाज ऑन स्कैल्प एंड फॉरवर्ड विथ वार्म ऑयल। तो इस ऋतु में अगर हम मसाज करने के इच्छुक हों तो हमको हमेशा गर्म तेल का प्रयोग करना चाहिए। उद्वर्तन भी करा सकते हैं इसमें। नहाने के लिए हमेशा गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए और एक्सरसाइज वेल, यानी कि हमको भरपूर मात्रा में व्यायाम करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? तो स्टारवेशन और फास्टिंग, क्योंकि हमारी अग्नि बहुत प्रदीप्त रहती है इस ऋतु में, इसलिए हमको स्टारवेशन से और फास्टिंग यानी उपवास से बचना चाहिए। एंड एक्सपोजर टू स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड विंड, डे स्लीप, काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा से बचना चाहिए, ठंडी हवा में नहीं जाना चाहिए। और डे स्लीप यानी कि दिन में सोने से हमको बचना चाहिए। बसंत ऋतु मिड मार्च टू मिड मई, यानी कि गर्मी के शुरुआती दिन है। इसमें गर्मी बहुत हल्की रहती है। बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु आता है जिसमें गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो बसंत ऋतु में क्या क्या हमको खाना चाहिए? तो इसमें हम अमॉन्ग सीरियल्स ओल्ड बार्ली, व्हीट, राइस एंड अदर्स आर प्रेफर्ड। इसमें हम जो है अनाज ले सकते हैं, जौ ले सकते हैं, गेहूँ और चावल ले सकते हैं। दाल में हमको मूंग की दाल प्रिफरेबली इसमें लेनी चाहिए। भोजन में बीटर, पुंजेंट एंड स्ट्रिंजेंट, ये सब रस वाले औषधि का सेवन, आहार द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। हनी का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। और वाटर मेडिकेटेड विथ ड्राई जिंजर कैन बी टेकन, जो जल है इसमें शुंठी से सिद्ध यानी शुंठी से पकाया हुआ जल इसमें हम ले सकते हैं और हमारे लिए वो फ़ायदेमंद होता है। क्या नहीं खाना चाहिए? कि ऐसे फूड विच इज़ कोल्ड, स्वीट, सोर, ऑयली एंड डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट, ऐसे भोजन जो ठंडे हो, बहुत ज़्यादा मीठे हो, खट्टे हो, तेल युक्त हो और जो बहुत गुरु हो, पचाने में देर से पचते हो, तो ऐसे भोजन का सेवन बसंत ऋतु में नहीं करना चाहिए। लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए? तो यूज ऑफ वार्म वाटर फॉर बाथिंग पर्पज, नहाने के लिए हल्का सा उष्ण जल का प्रयोग करना चाहिए। एक्सरसाइज, पाउडर मसाज, प्योरिफिकेटरी मेजर सच एज बमन एंड नस्य एडवाइज्ड, हमको व्यायाम भरपूर करना चाहिए। पाउडर मसाज यानी उद्वर्तन करना चाहिए। और जो हमारे शोधन चिकित्सा हैं जैसे कि वमन और नस्य, उसको इस ऋतु में ज़रूर करना चाहिए। डे स्लीप इज कंट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग दिस सीजन, इस ऋतु में हमको दिवा स्वप्न यानी दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु मिड मई टू मिड जून जुलाई, इस समय गर्मी अपने प्रचंड पे होती है। और इसमें हमें क्या क्या भोजन करना चाहिए? तो फूड्स विच आर लाइट टू डाइजेस्ट, हैविंग स्वीट अंगटस, कोल्ड प्रॉपर्टीज आर प्रिफरेबली लिक्विड्स, यानी कि ऐसे भोजन जो पचने में बहुत हल्के हों और मधुर रस वाले हों, तो ऐसे भोजन का सेवन हमें करना चाहिए। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अदर लिक्विड्स सच एज बटर मिल्क, फ्रूट जूस, सूप, क्योंकि गर्मी है, पसीना ज़्यादा आता है, पानी का लॉस ज़्यादा होता है, वाटर का लॉस, तो ऐसे मौसम में हमको प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब अत्यधिक जल युक्त जो भी लिक्विड्स हैं, तो जल हो सकता है या छाछ हो सकता है या फलों का रस हो सकता है, सूप हो सकता है, वो भरपूर लेना चाहिए। मिल्क विथ शुगर कैंडी में भी टेकन एट बेड टाइम, रात में दूध के साथ चीनी मिक्स करके लेना फ़ायदेमंद होता है। स्पाइसी, पंजेंट और हॉट फूड्स, ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज़्यादा मसालेदार और
कटु तिक्त रस युक्त आहार का सेवन और गर्म आहार का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है समस्या हो सकती है और रोग की उत्पत्ति हो सकती है। जो लाइफ स्टाइल है इसमें क्या करना चाहिए कि हमको स्टेइंग इन कूल प्लेसेस, हमको हमेशा ठंडे प्लेस पे रहना चाहिए, और अप्लाइंग एरोमेटिक पेस्ट ओवर द बॉडी एडोर्न्ड विद फ्लावर्स, वेयरिंग लाइट क्लॉथ्स। जो कपड़े हमारे होने चाहिए बिल्कुल हल्के होने चाहिए, और हम चाहें तो जो सुगंधित द्रव्यों का लेप जो है अपने शरीर पर लगा सकते हैं। मे टेक ए नैप फॉर शॉर्ट व्हाइल एट ए डे टाइम। जैसा कि अलग सभी अन्य ऋतुओं में बताया गया है कि दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, लेकिन आप ग्रीष्म ऋतु में दिन में थोड़ा बहुत शयन कर सकते हैं। ड्यूरिंग नाइट वन कैन एंजॉय द मूनलाइट एंड कूल ब्रीज। रात्रि में चंद्रमा की जो है किरणों का आप सेवन कीजिए, यानी कि छत पे आप टहलिए, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए जो है फ़ायदेमंद होता है। एक्सेसिव एक्सरसाइज और हार्ड वर्क। इस ऋतु में आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बहुत मेहनत वाले काम नहीं करना चाहिए। टू मच सेक्सुअल इंडल्जेंस एंड एल्कोहल। शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और मैथुन नहीं करना चाहिए। अब बात करेंगे वर्षा ऋतु की। तो वर्षा ऋतु कब होती है? मिड जुलाई टू मिड सितंबर। तो इसमें हमको जो भोजन सेवन करना चाहिए कि फूड्स हैविंग सोर एंड साल्टी टेस्ट एंड ऑफ स्निग्ध क्वालिटीज, यानी कि थोड़े से जो स्निग्ध हों और आम्ल और लवण रसयुक्त भोजन हो, तो ऐसे भोजन का हमें सेवन करना चाहिए। अनाज में ओल्ड बार्ली राइस व्हीट का सेवन करना चाहिए, और मीट सूप भी ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं। मेडिकेटेड वाटर और बॉयल्ड वाटर आर प्रेफर्ड। चूँकि इस ऋतु में जो है वर्षा जो जल होता है दूषित हो जाता है, तो इसमें हमको औषध सिद्ध जल या उबला हुआ जल का सेवन करना चाहिए। एक्सेसिव लिक्विड्स इसमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वर्षा ऋतु में शरीर में क्लेद ज़्यादा होता है, तो हमको अत्यधिक लिक्विड के सेवन से बचना चाहिए। अल्कोहलिक प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। और ऐसे फूड विच इज़ हैवी एंड हार्ड टू डाइजेस्ट लाइक मीट, फ्राइड आइटम्स एंड स्वीट्स। ऐसे भोजन जो पचने में काफ़ी मुश्किल से पचते हों, तो उनका सेवन हमको नहीं करना चाहिए। नहाने के लिए जो है हमें हॉट वाटर बाथ एंड ऑयल मसाज, हल्के से गर्म पानी से नहाना चाहिए, ऑयल का मसाज करना चाहिए। मेडिकेटेड बस्ती इज प्रिस्क्राइब्ड एज ए क्लिनजिंग मेजर। तो इस ऋतु में हमको शरीर के शोधन के लिए हमको बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। गेटिंग ड्रेंस्ड इन रेन, डे स्लीप, हैवी एक्सरसाइज, हार्ड वर्क, टू मच सेक्सुअल इंडल्जेंस, डायरेक्ट एक्सपोजर टू विंड। तो ये सब चीज़ें हैं जिनसे हमको इस ऋतु में बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा हमको बारिश में नहीं भीगना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए, और बहुत अधिक मैथुन नहीं करना चाहिए, और ठंडी हवा के झोंकों के बीच यानी ठंडी हवा का सेवन नहीं करना चाहिए। अब बात करेंगे शरद ऋतु की। ये जो समय होता है मिड सितंबर टू मिड नवंबर। तो इस ऋतु में क्या क्या खाना चाहिए? फूड हैविंग स्वीट एंड बिटर टेस्ट, कूलिंग प्रॉपर्टीज एंड विच आर इजी टू डाइजेस्ट। ऐसे भोजन जो मधुर हो, कटु हो, और जो कूलिंग प्रॉपर्टी वाले हो, यानी जिनके सेवन से शरीर में ठंडी का अनुभव आए, तो और जो आसानी से पचने योग्य हो, तो ऐसे भोजन का हमें सेवन करना चाहिए। फूड्स हैविंग प्रॉपर्टीज टू पेसिफाइंग विसिएटेड पित्त। ऐसे सभी भोजन जो कुपित पित्त को ऐसे भोजन जो कुपित पित्त को शमन करें, तो ऐसे भोजन पदार्थों का हमें सेवन करना चाहिए। व्हीट, ग्रीन ग्राम, शुगर कैंडी, हनी, बॉटल गोर्ड, पॉइंटेड गोर्ड, फ्लेश ऑफ एनिमल्स ऑफ ड्राई हैंड। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं मधुर तिक्त कसाय रस युक्त होती हैं, तो इनका सेवन जो है हमें इस ऋतु में करना चाहिए। हॉट, बिटर, स्वीट एंड एस्ट्रिंजेंट, यानी कि अम्ल, लवण और कटु रस युक्त भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक्सेसिव यूज ऑफ फैट, ऑयल, मीट एंड एक्वेटिक एनिमल्स कार्ड। तो इस ऋतु में जो है घी तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। मीट का विशेष रूप से जो जांगल होते हैं, जो आनुप मांस का, एक्वेटिक एनिमल्स का सेवन नहीं करना चाहिए। दही का सेवन नहीं करना चाहिए। हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए? तो हमें खाना तभी खाना चाहिए जब हमें भूख लगी हो। ईट ओनली व्हेन हंग्री। हैव प्रॉक्सिमिटी टू फ्लावर्स एंड अप्लाई सैंडलवुड पेस्ट। हमको जो है बाग बगीचे में ज़्यादा टहलना चाहिए और
सैंडलवुड यानी चंदन का लेप जो है शरीर पे लगाना चाहिए। इससे जो है हमारा पित्त जो है शांत रहता है। और इस ऋतु में जो कहा गया है कि हमें शाम के समय चंद्रमा की किरणों का सेवन करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो है स्वास्थ्य ठीक रहता है। हमें दिन में सोने से बचना चाहिए, बहुत अधिक खाने से बचना चाहिए और अत्यधिक जो है धूप सेवन से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये सभी जो है पित्त को कुपित करते हैं। और शरद ऋतु में जो है पित्त वैसे ही कुपित रहता है। अगर हम इनसे बचाव नहीं करेंगे तो पित्त जो है अत्यधिक कुपित होकर बहुत से पित्त और रक्तजन्य रोगों को उत्पन्न करता है। तो दिनचर्या हो गई, रात्रिचर्या हो गई और ऋतुचर्या हो गई। अब देखेंगे हम आचार रसायन के बारे में। आचार रसायन का मतलब होता है कि हमारा जो सोशल कंडक्ट है कैसा होना चाहिए, हमारे जो बिहेवियर है सोसाइटी के प्रति कैसी होनी चाहिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हमारा कोड्स ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए, क्योंकि जैसा हम बिहेव करेंगे वैसा हमको मिलता है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि इट इज़ ए सेट ऑफ रूल्स एम्ड एट प्रमोटिंग ए हेल्दी एंड हार्मोनियस लाइफ। इससे बेनिफिट्स क्या होते हैं कि हेल्प्स इन बिल्डिंग आइडियल फिजिकल, मेंटल, मोरल एंड सोशल पर्सनालिटी। तो आचार रसायन से हमें क्या फ़ायदा मिलता है कि यह हमको फिजिकली, मेंटली, मोरली एंड सोशली जो है मेंटेन करता है, यानी कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, नैतिक रूप से और सामाजिक रूप से हमको जो है पहचान दिलाता है। और ये चारों जो है जब हमारे अच्छे रहते हैं तो हमें सोसाइटी में जो है, समाज में हमको प्रतिष्ठा मिलती है। और इससे क्या फ़ायदे मिलते हैं कि इट रिलीव्स मेंटल स्ट्रेस एंड प्रिवेंट्स मैनी डिजीज। जब हमारा मन शांत रहता है तो जो हमें बहुत सी बीमारियों से बचाव हो जाता है। और यह जो है हमको बेटर फैमिली और सोशल रिलेशनशिप बनाने में काफ़ी हद तक मदद करता है। तो पर्सनल कंडक्ट हमारा कैसा होना चाहिए कि एडप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल एज एडवोकेटेड इन दिनचर्या एंड ऋतुचर्या। दिनचर्या ऋतुचर्या हम बता चुके हैं, उसके अनुसार जो है हमको अपना जो है डेली का और सीजनल जो है अरेंजमेंट का हमको पालन करना चाहिए। चूज कंफर्टेबल फुटवियर। जब भी हम बाहर निकलें तो हमको जो है जो भी हम जूते या चप्पल पहनते हो वो काफ़ी कंफर्टेबल हो और सीजन के अनुसार और जियोग्राफिकल कंडीशंस यानी देश काल के अनुसार फिट हो। ऑलवेज मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड क्लीनलीनेस अराउंड यू। जब भी हम जहाँ भी रहें तो हम अपने पर्सनल हाइजीन और साफ़ सफाई को हम पूरी तरीके से मेंटेन करके रखें, जिससे कि कोई भी दूसरा व्यक्ति देखे तो ये ना लगे कि हम गंदे तरीके से रहते हैं। वॉशिंग ऑफ हैंड आफ्टर डिफिकेशन एंड यूरिनेशन, बिफोर एंड आफ्टर फूड, आफ्टर द एक्ट ऑफ स्नीजिंग, कफिंग, आफ्टर एक्सपोजर टू द डर्ट एंड डस्ट आर डिजायर्ड। तो ये सब चीज़ें हैं कि जब भी हम जो है डिफिकेशन जाए, यानी कि जब टॉयलेट से आए, पेशाब के बाद आए, तो अपने हाथों को हमेशा धोएं। खाना खाने के पहले और बाद में धोएं। जब अगर हमें खांसी आए या हमें छींक आए तो इन सब के बाद जो है हम अपने हाथों को ज़रूर धोना चाहिए। प्रॉपर स्लीप ड्यूरिंग द नाइट एंड अवॉइड स्लीपिंग ड्यूरिंग डे टाइम अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज। हमको जो है दिन में सोने से बचना चाहिए और रात में भरपूर नींद लेनी चाहिए। सीजनल क्लेंजिंग स्पेशली बमन इन बसंत ऋतु, विरेचन इन शरद ऋतु एंड बस्ती इन वर्षा ऋतु। तो जो भी ये तीन जो है हमारी पंचकर्म विधियाँ बताई गई हैं उनको इन ऋतुओं में ज़रूर लेना चाहिए। बसंत में बमन कर्म कराना चाहिए, विरेचन के लिए शरद ऋतु सबसे उपयुक्त होती है और वर्षा ऋतु में हमको बस्ती कर्म कराना चाहिए। सामाजिक व्यवहार हमें कैसा होना चाहिए कि तो ट्रूथफुलनेस इन स्पीच एंड एक्शन, प्लीजेंट स्पीच। जो भी हम बोलें एक तो सत्य हो और प्लीजेंट हो, मतलब दूसरों को सुनने में अच्छा लगे। फ्रीडम फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस एंड ईगो। हमेशा जो है अपने अहंकार और ईगो में न रहें, इससे हम जितना बच सकते हो बच के रहें। नॉन वायलेंस एंड मेंटेनिंग काम इन ऑल सिचुएशंस। जैसी भी परिस्थिति हो हम अपने को शांतचित्त रखें और मन को हमेशा शांत रखें, लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर रहें। नॉन इंडल्जेंस इन एल्कोहल एंड अदर एडिक्शंस। अपने को शराब आदि जितने भी नशीली चीज़ें हैं उनसे बचे रहें, दूर रहें। ब्रॉड एंड रेशनल माइंड, पॉजिटिव एटीट्यूड। जब भी किसी से मिले तो हमारा जो एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहे, दूसरों को नीचा दिखाने वाला एटीट्यूड बिल्कुल ना रखें। सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी इन वर्क। हम अपने काम के प्रति ईमानदार हो और सिंसियर हो, जो भी हमको काम दिया जाए समय पे
पूर्ण करें। लविंग, कंपैशनेट एंड चैरिटेबल नेचर, यानी कि हमारा जो व्यवहार हो दूसरे के प्रति प्यार से भरा हो, दयालुता से भरा हो और हमेशा हम मदद करने के लिए तैयार रहें। रेस्पेक्टफुल टू टीचर्स, पेरेंट्स एंड एल्डर्स एंड कीपिंग देयर कंपनी, हम अपने हमेशा जो है टीचर्स की, पेरेंट्स की और जो हमसे वरिष्ठ हैं हमेशा उनकी इज्जत करें, उनके साथ मर्यादित व्यवहार करें। कंट्रोलिंग मटेरियलिस्टिक प्लीजर, जो हमारे जो है मटेरियलिस्टिक जो सुख सुविधाएं हैं उस पर हम अपने कंट्रोल रखें, काबू रखें। और फॉलो द पाथ ऑफ ग्रेन नॉलेज, जो हमारा ज्ञान प्राप्ति का जो मार्ग है उसको हमेशा अनुसरण करते रहें। अब देखते हैं अधारणीय वेग। तो आयुर्वेद में कुछ ऐसे भी वेग बताए गए हैं जो धारणीय होते हैं और कुछ होते हैं अधारणीय वेग। तो धारणीय वेगों को भी धारण न करने से बहुत से रोग होते हैं, ठीक उसी प्रकार जो अधारणीय वेग है उनको धारण करने से भी रोग हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमको यही कोशिश करनी चाहिए कि अगर धारणीय वेग है तो उनको धारण करें और अधारणीय वेग हो तो उनको बिल्कुल धारण न करें। तो बहुत से ऐसे नेचुरल अर्जेज होते हैं, रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे कि पासिंग फ्लैटस, अगर गैस बनी हो तो उसको हमको निकाल देना चाहिए। फीसिस, अगर हमको टॉयलेट जाना है तो हमको ज़रूर जाना चाहिए। पेशाब आ रही हो तो उसको रुकना नहीं चाहिए। छींक आ रही हो तो नहीं रुकनी चाहिए। डकार आ रही हो तो नहीं रुकना चाहिए। प्यास लगी हो तो नहीं रुकना चाहिए। भूख लगी हो तो नहीं रुकना चाहिए। नींद आ रही हो तो ज़रूर सोना चाहिए। खांसी आ रही हो, जम्हाई आ रही हो, रोने का मन कर रहा हो या उल्टी मिचली आ रही हो, तो ये जो जितने भी हैं सब अधारणीय वेग हैं, इनको धारण बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इनको नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्हें रोकते हैं तो बहुत सारी बीमारियों को आप जो है निमंत्रित करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से कुछ धारणीय वेग हैं जिनको कि हमको धारण करके सप्रेस करके ही रखना चाहिए। इसमें है लोभ, मोह, शोक, भय, क्रोध। तो ये जितनी ये सब चीज़ें हैं जो मानसिक हमारे विकार हैं, तो इनको हमेशा धारण करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनको धारण नहीं करेंगे तो ये बहुत सारी जो है मुसीबतों को ये बुला सकते हैं। आहार हमें कैसा होना चाहिए? तो आहार को कहा गया कि आहारो महाभेषज्य। तो हमारा आहार जो है वो महाभेषज्य यानी कि सबसे बड़ी औषधि जो है हमारा आहार ही है। इसके बारे में बहुत से ऐसे लोगों ने भी कहा है कि अगर हमारा आहार बढ़िया है तो हमको किसी औषधि की आवश्यकता नहीं है, और अगर हमारा आहार ही बढ़िया नहीं है तो किसी भी औषधि से हमको लाभ नहीं मिलता। तो विशेष रूप से हमको अपने भोजन और आहार पे ध्यान देना चाहिए। तो जो भी हम भोजन लेते हैं तो उसका फ़ायदा हमको कब मिलेगा? जब हम जितने भोजन के नियम बताए गए हैं उसके अनुसार हम भोजन करें। तो कौन से नियम है, कैसे हैं, अगर इसके बारे में आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इससे संबंधित वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या ले सकते हैं। कि बेनिफिट्स ऑफ फूड्स कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन टेकन जुडिशियसली, कस्टमाइज्ड टू द इंडिविजुअल एंड अकॉर्डिंग टू कोड्स ऑफ डायटेटिक्स। तो जो भी भोजन हम लेते हैं उसका फ़ायदा हमें तभी मिलेगा जब हम जो भी बताए गए नियम है उसके अनुसार लेते हैं। तो आयुर्वेद में क्या कहा गया है कि आयुर्वेदा रिकमेंड्स ए बैलेंसिंग अप्रोच to diet in a customized manner, taking into consideration the prakriti, status of digestion, climate, habitat of individual and habituation of individual। तो हमारा भोजन किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो एक तो है हमारी प्रकृति, कि हमारी प्रकृति कैसे है, उसके अनुसार हमारा आहार क्या होगा। स्टेटस ऑफ डाइजेशन, जो हमारी अग्नि है यानी जठराग्नि है तो उसका स्टेटस क्या है। अगर मंदाग्नि है तो हमको अलग भोजन लेना पड़ेगा, अगर तीव्राग्नि है तो अलग भोजन लेना पड़ेगा। क्लाइमेट क्या है, यानी कि ऋतु के अनुसार हम हमारे भोजन बदल जाते हैं, यानी कि ठंडी ऋतुओं में अगर हमको गर्म भोजन लेना चाहिए तो ठीक गर्म, उसी के विपरीत अगर ग्रीष्म ऋतु है तो हमको ठंडे आहार का सेवन करना चाहिए। हैबिटेट ऑफ इंडिविजुअल, हम किस देश में रह रहे हैं इस पर भी काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि हमारा आहार क्या होगा और हमें क्या साथ में है। कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दही खाते हैं फिर भी उनको नुकसान नहीं पहुंचता, और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ी सी दही खाते ही बीमार पड़ जाते हैं। तो हमें क्या साथ में है इस पर भी निर्भर करता है कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, कितना लेना चाहिए। तो इसके बारे में बहुत साफ साफ लिखा गया है कि हमको अगर हम अपने जो आमाशय है, स्टमक है, उसको 3 पार्ट्स कर लें तो एक पार्ट हमको सॉलिड आहार के लिए रखना चाहिए, यानी कि अनाज के लिए, चावल दाल जो सॉलिड है भोजन उसके लिए।
दूसरा भाग जो है लिक्विड के लिए, यानी कि पानी के लिए, दूध के लिए, या जो भी हम जूस ले रहे हो उसके लिए बचाना चाहिए, और तीसरा भाग हमको बिल्कुल खाली रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हमको अगर 3 पार्ट करते हैं तो सिर्फ 2/3 हमको भोजन करना चाहिए, 1/3 हमेशा खाली होना चाहिए। भोजन में कौन कौन से रस ग्रहण करने चाहिए? तो आयुर्वेद में 6 रस बताया गया है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो इन 6 रसों में हमारे लिए कौन से फ़ायदेमंद है, ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, और इन 6 रसों के गुण अलग अलग होते हैं। तो अगर हमारी स्थिति कैसी है, हमारा देश काल साथ में अग्नि कैसी है, तो उसके अनुसार जो है हमें इन रसों का चयन करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं मधुर रस। तो मधुर रस के उदाहरण क्या होते हैं कि मधुर रस में राइस, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, राइपेंड स्वीट्स, फ्रूट्स, पोटैटो, डेट्स, शुगर के। तो जो चावल है, दूध या दूध के सारे प्रोडक्ट्स हो गए, जितने पके हुए फल हो गए, आलू, खजूर, गन्ना, तो ये सब मधुर रस युक्त होते हैं। और इनके क्या गुण होते हैं कि यूजुअली हैवी टू डाइजेस्ट, ये जो है देर से पचते हैं। अंक्टुअस इन नेचर, थोड़े से स्निग्ध नेचर के होते हैं। प्रमोट्स नरिशमेंट टू ऑल टिश्यूज, इनसे शरीर का काफ़ी ज़्यादा पोषण होता है। रिजुविनेट करते हैं, यानी शरीर को पुनर्नवा यानी नया कर देते हैं। और रेड्यूसेज वात एंड पित्त, वात और पित्त का शमन करते हैं। लेकिन होता क्या है नुकसान कि एक्सेसिव यूज लीड्स टू इंक्रीज इन कफ। अगर इनका हम प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में करते हैं तो हमारा कफ बढ़ सकता है। कफ बढ़ने से आलस बढ़ता है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक ओबेसिटी और डायबिटीज होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। अम्ल रस के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं? तो लेमन, ऑरेंज, बटर मिल्क, कर्ड, टोमेटो, अल्कोहलिक प्रिपरेशंस, तो ये सब अम्ल रस युक्त होते हैं। और इनके गुण क्या होते हैं कि ये लाइट, हॉट एंड मॉइस्ट होते हैं, लघु होते हैं और उष्ण होते हैं। प्रोमोट्स टेस्ट एंड एपेटाइट, हमारे स्वाद को बढ़ाते हैं, भूख को बढ़ाते हैं। स्टिमुलेट्स डाइजेशन, हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं। लेकिन साथ में नुकसान क्या करते हैं कि कॉजेज एसिडिटी, स्किन डिजीज, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स इफ़ टेकन इन एक्सेस, यानी कि अधिक मात्रा में लेने से एसिडिटी को बढ़ाते हैं, त्वचा के रोगों को बढ़ाते हैं, और रक्तजन्य विकारों को बढ़ाते हैं। उसके बाद जो है कुछ ऐसे अम्ल रस होते हैं जो अलग अलग गुण हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। पहला तो है दाडिम का, यानी कि अनार का। वो क्या करता है कि बल्य कफ अनिलवहंती, जो दाडिम का रस होता है यानी अनार का रस होता है, बल्य होता है। कफ अनिलवहंती, कफ और वात का नाश करता है और अग्निदीपन होता है। एक दूसरा उदाहरण दिया गया है दधी का, और तीसरा है तक्र का। तो दधी भी अम्ल होता है, करता है क्या है कि कफ कृत बल्य, कफ को बढ़ाता है। बल्य होता है स्निग्ध, यानी कि शरीर में स्नेहन को बढ़ाता है, चिकनाई को बढ़ाता है। वात हरो, वात का शमन करता है। और गुरु होता है, यानी पचने में भारी होता है। तक्र क्या करता है कि तक्र अम्ल होने के कारण पित्तकृत करता है, यानी पित्त को बढ़ाता है। और विष रक्त प्रदूषण, विष को और रक्त का तीव्रता को बढ़ाता है। सडरस एंड देयर इफेक्ट ऑन हेल्थ, तो अभी हम बता चुके हैं किसका क्या रोल होता है लवण रस का। तो लवण रस साल्ट में, सी फूड्स में, पिकल्स में, पापड़ में मिलता है। और इसके अत्यधिक प्रयोग से जो है प्रोड्यूसेज प्रीमेच्योर ग्रेइंग एंड हेयर लॉस, क्या करता है समय से पहले ही बालों को पकाता है और बाल इससे गिरने लगते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ने लगती है और जगह जगह सूजन आता है। कटु रस के सेवन से क्या होता है? कटु रस अधिक मात्रा में जो है चिल्ली में यानी मिर्च में मिलता है, अदरक में मिलता है, प्याज में, पीपर, इलायची और जितने भी मसाले होते हैं उसमें मिलता है। ये प्रकृति में काफ़ी उष्ण होते हैं और इनके प्रयोग से हमारी पाचन शक्ति तीव्र होती है। लेकिन करते क्या है कि डिप्लीट्स बॉडी टिश्यू, शरीर का जो क्षय करते हैं। एग्रीवेट पित्त एंड लीड एग्रेसिव माइंड्स एसिड पेप्टिक एंड एंडोक्राइनोलॉजिकल डिजीजेज, पित्त को कुपित करते हैं और इस प्रकार से जो है एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स को और एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स को, डिजीज को ये बढ़ाते हैं। जो तिक्त रस है नीम में मिलता है, बिटर मिलन, टर्मेरिक, स्नेक गोर्ड, बिटर गोर्ड, मिंट, फेनुग्रीक, इन सब में मिलता है। और इनसे होता क्या है कि लाइट इन नेचर एंड रिड्यूसेस बॉडी मास, हल्के होते हैं और इस प्रकार जो है शरीर के बॉडी मास को कम करते हैं, यानी शरीर का क्षय करते हैं, धातुओं का क्षय करते हैं। प्यूरिफाइज ब्लड, रक्त का जो है शोधन करते हैं। डिटॉक्सिफाइज द बॉडी, शरीर का भी शोधन करते हैं। रेड्यूसेज पित्त एंड कफ, पित्त और कफ का शमन करते हैं। लेकिन इनका अगर अधिक प्रयोग किया जाए
तो ड्राइनेस ऑफ बॉडी, शरीर में काफ़ी ज़्यादा रूखापन लाते हैं और शरीर का क्षय करते हैं। और लास्ट में है कसाय रस। ये जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है, पालक में, दाल में, जामुन में और जितने भी कच्चे फल होते हैं। कूलिंग टू स्टमक होते हैं, ये जो है पेट को ठंडक पहुंचाते हैं। लाइट, लघु होते हैं यानी आसानी से पच जाते हैं। एंड रेड्यूसेस बॉडी मास, ये भी शरीर के जो धातुओं का क्षय कराते हैं, यानी कि भारी शरीर वालों का जो शरीर जो है दुबला पतला होता है, वजन इससे कम होता है। रेड्यूसेज पित्ता, पित्त का शमन करते हैं और इस प्रकार से जो है त्वचा रोगों में फायदेमंद होते हैं। इनक्रीज वात, ज़्यादा मात्रा में लेने से जो है वात को बढ़ाते हैं और इस तरीके से डिजेनरेटिव डिजीज को बढ़ाते हैं। अब देखेंगे कि दोष और रस में संबंध क्या है, यानी कि किस दोष से, अगर हम कौन सा दोष हमारा कुपित है तो हमको कौन सा रस लेना चाहिए और कौन सा रस लेने से बचना चाहिए। तो जो वात दोष होता है, वात दोष इंक्रीजेज विथ द एक्सेस यूजेज ऑफ पंजेंट, एस्ट्रिजेंट एंड बिटर टेस्ट इन डाइट। तो जो वात होता है वो मेनली कटु, तिक्त और कसाय, इन 3 रसों के सेवन से बढ़ता है। तो अगर हमारा वात कुपित हो तो इन तीनों के सेवन से बचना चाहिए और इसकी जगह पे हमको मधुर, अम्ल और लवण, इन तीनों के सेवन को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो पित्त दोष है, पित्त दोष इंक्रीजेज विथ द यूजेज ऑफ पंजेंट, सोर एंड साल्टी फूड्स। तो पित्त जो होता है अम्ल, लवण और कटु, इन तीनों के सेवन से कुपित होता है। तो जब भी हमारा पित्त बढ़ा हुआ हो, इनका सेवन से बचना चाहिए और ऐसी स्थिति में मधुर, तिक्त और कसाय रस का सेवन या इस रस से युक्त द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। और जो कफ होता है वो मधुर, अम्ल, लवण रसों के सेवन से बढ़ता है और कटु, तिक्त रसों के सेवन से घटता है। तो अब बात करेंगे हम आहार विधि विशेष आयतन, यानी कि अब तो हमने आहार के गुणों के बारे में जान लिया है, कौन कौन से रस, उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आहार का सेवन करें कैसे, क्योंकि अगर किसी भी आहार का सेवन हम विधि पूर्वक नहीं करते हैं तो फ़ायदे की बजाय वो नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लिए भी बहुत सी कंडीशंस बताई गई हैं। तो पहला तो है प्रकृति। तो भोजन की प्रकृति कैसी हो ये डिपेंड करता है कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या हानिकारक है। तो प्रकृति ऑफ फूड इज इट्स नेचर सच एज गुरु, लघु। जो प्रकृति होती है वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि वो जो भी हम भोजन ले रहे हैं गुरु है या लघु है। तो अगर गुरु भोजन लेते हैं तो हमारी अग्नि को मंद करता है और लघु आहार लेते हैं तो हमारी अग्नि को तीव्र करता है। तो हमारी अग्नि की स्थिति के अनुसार जो है हम भोजन का चयन करेंगे। फिर आता है करण, प्रोसेसिंग ऑफ फूड। तो जो हम भोजन ले रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग कैसे हुई है, क्योंकि भोजन के गुण जो है प्रोसेसिंग करने से ही बदल जाते हैं। जैसे वॉशिंग, कुकिंग, सोकिंग, चर्निंग, ये जो संस्कार होते हैं इनसे किसी भी भोजन का, आहार का जो है प्रॉपर्टी बदल जाता है। एग्जाम्पल के लिए कि रोस्टेड ग्रेन्स आर बेस्ट फॉर डायबिटिक्स। जो भुने हुए अनाज होते हैं और डायबिटीज़ के लिए ठीक होते हैं, लेकिन अगर हम उनको कच्चा लेते हैं तो भोजन और डायबिटीज़ के लिए ठीक नहीं होते हैं। ठीक। चर्निंग ऑफ कर्ड मेक्स इट लाइटर एंड बेस्ट फॉर हेल्थ। अगर जैसे दही हम वैसे ही ले लें तो काफ़ी गुरु होता है, लेकिन अगर उसको मथ कर उसका शहद, उसका मक्खन निकाल लेते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है और वो लघु हो जाता है। संयोग, किस भोजन को किसके साथ सेवन करना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि मछली और दूध दोनों स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, दोनों बृंघण होते हैं, दोनों मांसरस की वृद्धि कराते हैं, लेकिन दोनों को साथ लेने पे ये जो है हमारे लिए विरुद्धाहार होते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। तो संयोग बहुत महत्वपूर्ण है कि किस भोजन को हम किसके साथ संयोग करें। ठीक वैसे शहद और घृत दोनों हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन जब दोनों को समान मात्रा में मिक्स करके हम कुछ समय तक लेते हैं तो हमारे लिए विष के समान हो जाता है। तो संयोग महत्वपूर्ण है। फिर आता है राशि, क्वांटिटी, हमको कितनी मात्रा में भोजन करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो ये जो है हर व्यक्ति के जो जठराग्नि है उस पर निर्भर करती है कि उसकी जठराग्नि कैसी है तो उसका आहार कैसा होना चाहिए। अगर उसकी जठराग्नि तीव्र है तो उसका आहार ज़्यादा होना चाहिए, जठराग्नि मंद है तो आहार कम होना चाहिए।
ठीक वैसे अगर हम ऋतु के अनुसार बात करें तो जैसे कि बताया हमने पहले कि अगर जाड़े की ऋतु है यानी कि शिशिर और हेमंत है तो उस समय जठराग्नि प्रबल होती है, उस समय हमको भोजन ज़्यादा लेना चाहिए। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में हमारी जठराग्नि मंद होती है तो उस समय जो हमको लघु भोजन और कम मात्रा में भोजन लेना चाहिए। देश, हैबिटेट, तो जनरली एक ऐसा होता है कि जो भी व्यक्ति है या जो भी जानवर है तो जिस हैबिटेट में, जिस कंडीशंस में जन्म लेता है और जिस माहौल में रहता है तो वहाँ की चीज़ें उसके लिए साथ में होती हैं और वो जो है आसानी से वो पचा लेता है। जैसे कि फूड आइटम्स एंड प्लांट्स दैट आर ग्रोन इन द रीजन ऑफ हिमालयाज आर हैवी इन प्रॉपर्टी। जो पौधे वो हिमालय रीजन में होते हैं वो भारी होते हैं और शीतबेरी होते हैं, लेकिन इसी के विपरीत जो विंध्य रीजन की औषधियाँ होती हैं तो वो उष्णबेरी वाली होती हैं। तो इसमें अगर हमको पित्तज व्याधियों में प्रयोग करना है तो हमको हिमालय वाली औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, न कि विंध्याचल पे उत्पन्न औषधियों का। काल, तो काल क्या महत्वपूर्ण होता है इसमें भोजन लेने में, तो इन द विंटर सीजन फूड में भी कंफर्टेबली स्पाइसी एंड वार्म, यानी कि जाड़े के दिनों में जो हमारा भोजन है वो मसाला युक्त और तेज और गर्म हो सकता है। वेयर एज इन समर सीजन द फूड शुड बी कंफर्टेबली कूलिंग एंड लाइट। गर्मी के दिनों में जो हमारा भोजन जो है हल्का होना चाहिए और ठंडा होना चाहिए। आयुर्वेदा हैज एडवाइज टू कंज्यूम फूड ओनली व्हेन द प्रीवियसली टेकन फूड इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड, यानी कि हमको भोजन तभी लेना चाहिए जब पिछला खाया हुआ भोजन पूरी तरीके से पच गया हो, क्योंकि अगर पुराना भोजन अगर नहीं पचा है और हम नया फिर ले लेते हैं तो वो अजीर्ण को उत्पन्न करता है, और अजीर्ण यानी कि जो अग्निमांद्य होते हैं ये सारे जो है रोगों का मूल होते हैं। इसके बाद उपयोग संस्था है रूल ऑफ डायटेटिक्स में भोजन हमको कैसा लेना चाहिए, तो इसके बारे में आचार्य चाणक्य ने बहुत विस्तार से बताया है कि उष्णम स्निग्धम मात्रावत जीर्णे वीर या विरुद्धम इष्टे देशे इष्ट सर्वोपकरणम ना त्रिदूतम ना विलंबितम अजल्पन अहसन तन्मनाम भुंजित आत्मानम अभिसमीक्ष सम्यक। तो ये भोजन कैसे करना चाहिए इसके बारे में चाणक्य ने विस्तार से बताया है, और इसके संबंध में अगर आपको विस्तार से जानना हो तो ऊपर आई बटन करके आप देख सकते हैं। इसके बारे में भी एक वीडियो मैंने पहले बना के अपलोड किया हुआ है। तो जो भोजन होना चाहिए उष्ण होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, मात्रा पूर्वक हमको भोजन करनी चाहिए। जीर्ण यानी कि पुराना भोजन जब पच गया हो तभी हमको खाना चाहिए। वीर्य विरुद्धम यानी कि परस्पर विरुद्ध वीर्य वाले द्रव्यों का मिक्सचर नहीं करना चाहिए, मिक्स करके नहीं खाना चाहिए। इष्टे देशे, जहाँ हम खाएं वो हमारे अनुकूल कंडीशंस हो, मतलब जहाँ भी हम खाएं, चाहे किसी के घर में खाएं या बाहर खाएं, तो हमारे मन के अनुकूल हो। इष्ट सर्वोपकरणम, जब भी हम भोजन करें तो भोजन से संबंधित सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हों। ना त्रिद्रुतम यानी कि बहुत जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए। ना विलंबितम, बहुत धीमे धीमे नहीं खाना चाहिए। अजल्पन, बात करते हुए नहीं खाना चाहिए। अहसन, हंसते हुए नहीं खाना चाहिए। तन्मनाम भुंजित, जब भी भोजन करें बिल्कुल मन से हमें करना चाहिए। और आत्मानम अभिसमीक्ष, अपनी आत्मा का विचार करके कि हम कितना खा सकते हैं, कितना पचा सकते हैं, उतना ही भोजन हमें करना चाहिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इसकी दाडिमादी फल है कि कब कैसे खाना चाहिए। तो फलों को जो है लिखा है भोजन आग्रह, जब भी फल खाने का मन करे तो इसे हमें भोजन के पहले लेना चाहिए। रस में जो रसों का क्रम है कि सबसे पहले हमको मधुर रस लेना चाहिए, फिर अम्ल रस लेना चाहिए, फिर लवण रस, फिर कटु, तिक्त और कषाय। तो ये जो भोजन का क्रम बताया गया है कि कैसे कब लेना चाहिए। और जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए तो घृत युक्त होना चाहिए, जो भोजन में हमेशा हमें घृत का प्रयोग करना चाहिए। आहार मृदु होना चाहिए यानी कि आसानी से पच जाना चाहिए, और द्रव आहार होना चाहिए जिससे कि हमको पाचन में हेल्प मिले। जो आहार ले हम साथ में भी होना चाहिए। तो इसके बारे में कहा गया है कि तत्त त्रिविधम प्रवर अवर मध्य विभाग सप्तविधम तु रसे एकत्वेन सर्वरसोपयोगाच्च तत्र सर्वरसम प्रवरम अवरम एक रसम मध्यम तु प्रवर अवर मध्यस्थम। तो जो हमने रस बताया है तो
कुछ लोग होते हैं जिनको एक रस पसंद होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको दो रस, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको सभी रस पसंद होता है। तो जब भी हम आहार की बात करें या आहार की योजना बनाएं, तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा आहार हो सभी रसों से, यानी कि 6 रसों से युक्त होना चाहिए, क्योंकि 6 रसों से युक्त आहार जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी बेहतर होता है। और अगर एक रस वाले ही आहार प्रयोग करते हैं तो वो स्वास्थ्यकर नहीं होता, वो कहीं ना कहीं से हमको कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होता है। तो जैसे चिल्ड्रंस में क्या क्या होता है कि बच्चों में जो है क्षीर साथ में होता है, रसायन होता है, घृत साथ में होता है, और घृत से जो है इंक्रीज्ड मेमोरी एंड इंटेलिजेंस एंड अटेंड ब्यूटीफुल कम्प्लेक्शन, इससे जो है हमारी मेमोरी और बुद्धिमत्ता, मेधा, ये सब की वृद्धि होती है। जो तिल तेल है ये वाइटलिटी को बढ़ाता है, यानी जीवनी शक्ति को बढ़ाता है, और रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। और जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, यानी कि ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, उनको जो है दृढ़ता प्रदान करता है। मांस रस, मीट सूप्स जो होते हैं बॉडी को जो है डेवलप करते हैं। पथ्य आहार, कौन कौन से जो है फूड्स डेली हमको लेने चाहिए, तो इसके बारे में कि जो षष्टिक, साली, गोधूम, यव, मूंग, ये इनका जो है सेवन हमको डेली करना चाहिए, क्योंकि ये लगभग सभी सर्व रसों से युक्त होते हैं। जीवंती, बला, मूलक, वास्तुक, पटोल, इन सब सब्जियों का प्रयोग नित्य रूप से करना चाहिए। जंगल मांस ले सकते हैं। इनके अलावा आमलकी, मृद्विका और दाड़िम, इनको हमको भोजन में डेली प्रयोग करना चाहिए। शर्करा का और छौदर का प्रयोग करना चाहिए। घृत का, क्षीर का प्रयोग करना चाहिए। और नमक में मुख्य रूप से सैंधव, लवण का प्रयोग करना चाहिए। फूड इनटेक के रूल्स क्या है, कैसे लेना चाहिए, तो इसके बारे में भी डिटेल में बताया गया कि काले सात्म्यम शुचि हितम स्निग्ध उष्णम लघु तन्मना षड्रसम मधुरम प्राय नात्रिदूत विलंबितम। जो हम भोजन कर रहे हो तो सबसे पहला है कि नो योर फूड। जो हम भोजन कर रहे हो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, उसके क्या गुण हैं, इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। ईट विथ ए प्लीजेंट माइंड। जब हम भोजन करें तो हम बिल्कुल मन से करें, ऐसा नहीं कि हम भोजन करने हो और भोजन करने की इच्छा ना हो, भोजन करने बैठ जाए, मन हमारा डिस्टर्ब हो, मूड बिल्कुल डिस्टर्ब हो, स्ट्रेस में हो और हम भोजन करें। शुड नॉट ईट विदाउट डिजायर। बिना इच्छा के कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। एंजॉय द टेस्ट ऑफ फूड। भोजन जैसा भी हो हमको बिल्कुल एंजॉय करके उसको खाना चाहिए। ईट फ्रेश एंड वार्म फूड। खाना हमेशा ताज़ा और गर्म खाना चाहिए। अवॉइड हीटिंग ऑफ फूड। खाने को जो है बनाकर ताज़ा ही खाना चाहिए, उसको ऐसा नहीं कि बासी किया और रखने के बाद फिर गर्म करके खाना चाहिए। तो ये जो है इन सब से बचना चाहिए। खाने को उतना ही बनाएं जितना कि हम खा सकें, और ताज़ा और फ्रेश ही खा लें, बासी न बचाएं। शुड नॉट ईट रिपीटेडली। बार बार हमको खाना खाने की आदत से बचना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर आधे घंटे पे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो जठराग्नि जो है उसे दूषित होने लगती है, और कुछ समय के बाद जो है मंद होने लगती है। तो हमको बार बार खाना खाने से बचना चाहिए। फूड इंग्रेडिएंट्स, जो food with a sweet taste are advisable in the beginning of meal. Sour and salty food advised in the middle. Bitter and astringent food must be taken at the end of the meal. तो भोजन के जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको कब कब लेना चाहिए, तो सबसे पहले हमको मधुर रस वाले आहार का सेवन करना चाहिए। मधुर रस के बाद अम्ल और लवण रस युक्त आहार का सेवन करना चाहिए, और सबसे अंत में कटु, तिक्त, कषाय रस युक्त आहार द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। One should regularly take cereals, whole grains, red and old rice, pulses, rock salt, gooseberry, milk, cow, ghee and honey to compensate the daily nutritional requirement. तो लगभग हर व्यक्ति को अपने भोजन में डेली जो सीरियल्स होते हैं, दालों में मूंग की दाल, सेंधा नमक, आंवले का सेवन करना चाहिए। दूध और गाय के घी का सेवन डेली करना चाहिए, और साथ में शहद भी डेली लेना चाहिए। क्या क्या बचना चाहिए, तो इसके हैं कि कर्ड शुड नेवर बी टेकन प्लेन। जो दही है हमको बिल्कुल जो है प्लेन दही, मतलब बगैर कुछ मिक्स किए नहीं लेना चाहिए। एंड इट इज़ एडवाइजेबल टू टेक व्हेन फ्रेश एंड ड्यूरिंग डे विथ शुगर, जैगरी एंड ब्लैक पेपर। अगर हमको जब भी लेने की इच्छा हो
तो हमको दिन में ही लेना चाहिए, और साथ में इसमें चीनी, शर्करा या गुड़ या पीपल या कुछ भी इसको मिलाकर ही लेना चाहिए, और इसको जो है दही को रात में सेवन करने से बचना चाहिए। वाटर शुड बी अवॉइडेड एट लीस्ट 15 मिनट्स बिफोर फूड एंड शुड नॉट बी ड्रंक जस्ट आफ्टर फूड। जो जल है, जो पीने का जो क्रम होना चाहिए कि खाना खाने के जो पहले 15 मिनट नहीं पीना चाहिए, और खाने के तुरंत बाद भी नहीं पीना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरत लगे तो खाने के बीच बीच में थोड़ी मात्रा में हम जल पी सकते हैं। जो आहार की प्रकृति क्या होनी चाहिए कि जो वात प्रकृति है तो उसमें जो है स्नेह उष्ण द्रव्य लेना चाहिए, मधुर लवण रस लेना चाहिए, दीपनीय पाचनीय वातर विरेचक आहार का सेवन करना चाहिए। जो पित्त प्रकृति वाले हैं उनको घृत का पान करना चाहिए, और घृत से ही स्नेहन का करना चाहिए। अन्नपान में मधुर लघु शीत द्रव्यों का सेवन और तिक्त रसयुक्त द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। और जो कफ वाले हैं उनको तीक्ष्ण उष्ण द्रव्यों का सेवन करना चाहिए, संशोधन कर्म कराना चाहिए, और भोजन में गुरु अम्ल स्निग्ध मधुर आदि का जो है वर्जन करना चाहिए, यानी इनको लेने से बचना चाहिए। दिवा स्वप्न से बचना चाहिए, यानी दिन में नहीं सोना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें।